306 लेक्चर में आप सबके सामने उपस्थित है। जैसे आप सबको विदित है कि हम विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म पर अनेक ऐसे चिकित्सकों का निर्माण करना चाहते हैं कि जो आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य को पूरे विश्व भर में और पूरे भारतवर्ष में फैलाए। इसी श्रृंखला के उपक्रम में आज हम धन्वंतरी वंदना सभी हम उसमें सम्मिलित पहले से हो ही चुके थे, तो आचार्य धन्वंतरी को सादर वंदन चरण स्पर्श करते हुए मैं आज के व्याख्यान की शुरुआत में आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर भूपेश भाई आर पटेल का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। व्याख्यान की शुरुआत में ही मैं आपसे एक विशेष रूप से बात बताना चाहूंगी कि जैसे मैं 7 दिन पहले ही कोई भी लेक्चर्स का जो फ्लायर है, पोस्टर है, वो डाल देती हूँ और डॉक्टर कृतिका मैडम का आज लेक्चर था, मगर कुछ आवश्यक ऐसा कुछ सामाजिक कार्य आ गया तो उनके लिए वो आज समय हमें नहीं दे पाई। और मैंने कृतिका जी के ही पास से ये बात सुनी थी सर के बारे में, जो सर के व्यक्तित्व को बयान करती थी, और अचानक ही ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गए कि सर से कल बात भी हो गई। और सर, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अग्रिम धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा इसमें कई बार ऐसे कुछ काम आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है कि जल्दी से इमरजेंसी में हमें स्पीकर और आप जैसे इतने जबरदस्त विद्वान स्पीकर का हमें आज लाभ मिल रहा है इमरजेंसी में, तो ये हार्दिक धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है। तो बस ऐसे हम बहुत अच्छी तरह से आपका दिया हुआ ज्ञान सभी ग्रहण करेंगे और उसको आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में हम कहीं ना कहीं अपना दिलो जान से योगदान करेंगे। तो अंतःकरण से पुनः धन्यवाद करते हुए, अग्रिम धन्यवाद करते हुए मैं आज के लेक्चर की शुरुआत में आज के स्पीकर का परिचय आपके सामने रखना चाहूंगी। आप एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण IPG10RA गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जो हाल में ITRA है, जामनगर में आप अभी कार्यरत है। आपने अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की पढ़ाई गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से की हुई है। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 28 ईयर्स का है और आपका PG टीचिंग उनमें से 70 ईयर्स और रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास 17 ईयर्स का है। आप वर्तमान समय में गाइड फॉर MD, PhD, M फार्मा आयुर्वेद और MSc मेडिसिन प्लांट में आप अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपने बहुत सारे 100 से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल आपके पब्लिश हो गए हैं। आपने चौखंबा, ओरिएंटलिया, वाराणसी से आपकी एक पुस्तक भी पब्लिश हुई है जिसका नाम है सोर्स प्लांट्स फॉर सब्स्टिट्यूट्स एंड एडल्ट्रेंट्स। आप बहुत सारे ROTP और सेमिनार्स में आपने एज अ लेक्चर, एज अ प्रेजेंटर, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ चेयरमैन आपने बहुत सारे उसमें पार्टिसिपेशन किया है। और आप फॉरेन डेपुटेशन में डेपुटेड एज अ कंसल्टेंट टू ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट TCIM WHO के द्वारा जो एक प्रकल्प है उसका जिनेवा फ्रॉम द सितंबर 2019 से आप उसमें भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छे विद्वान स्पीकर का आज इमरजेंसी लेक्चर में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है। सर, आज यहाँ मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर्स के लिए मैं आपको निवेदन करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर भूपेश सर। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले विश्व आयुर्वेद परिषद और खास करके इतने बड़े स्टेज पर जो है मुझे आज एक अवसर दिया गया कि मेरे विचार जो है सबके साथ में साझा करूं, उसके लिए भी और खास करके मैडम दवे का भी मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज का हमारा विषय है चिकित्सार्थ प्रकृति परीक्षण एवं उपलब्धि उपाय।
जैसे आप सबने सुना कि द्रव्य गुण मेरा विषय है, और ये विषय देखते हुए बहुतों को लगेगा कि ये प्रकृति परीक्षण और ये द्रव्य गुण को किस प्रकार से जो है हम एक साथ देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रकृति परीक्षण जो है उसमें अगर द्रव्य गुण के माध्यम से अगर किया जाए तो बहुत हद तक जो है हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि शास्त्र में जितने भी अलग अलग ज्ञान है उसके व्यू पॉइंट अलग है, और अलग अलग व्यू पॉइंट से देखे तो समझने में और उसका ज्ञान जो है करने में जो है बहुत सरलता रहती है। तो द्रव्य गुण पॉइंट ऑफ व्यू खास करके चिकित्सा में प्रकृति का परीक्षण कैसे किया जाए वो एक समझाने का आज मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि प्रकृति जो है वो वास्तव में जन्म काल से शरीर में जो दोषों की अनुकूल स्थिति है या दोषों का जो प्लेसमेंट है और वो जो है ताउम्र रहता है, उसी को जो है प्रकृति कंसीडर करते हैं, और उसी को बनाए रखना वही जो है वो स्वास्थ्य कंसीडर होता है। तो उसका अलग किस किस प्रकार से उसका महत्व जो है प्रकृति का वो अगर देखा जाए तो प्रकृति स्थापन जो है वो चिकित्सा तो की ही जाती है, धातु साम्य और प्रकृति स्थापन जो है वो चिकित्सा के माध्यम से हम करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है स्वस्थ रहने के लिए जैसे दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, वो सब के लिए भी अगर प्रकृति का यथार्थ ज्ञान हो उसके अंशांश के साथ, तो मैं समझता हूँ कि और ज्यादा हमारे लिए वो उपयोगी होता है, और उसको किस प्रकार से अटेन किया जाए वो आज हम देखेंगे। तो आयुर्वेद में जैसे त्रिस्कंद है और जितने भी द्रव्य है वो सभी को जो है गुण के माध्यम से ही देखा गया है। तो उस प्रकार से देखे तो चाहे वो हेतु हो, लिंग हो या औषध हो, वो सभी को जैसे हेतु और औषध ये दोनों द्रव्य रूप होते हैं, जनरली प्रायः जो है वो द्रव्यभूत होते हैं, और वो द्रव्य होने के कारण जो है उसको अभी हमें अगर अच्छे से जानना है तो गुण का ही माध्यम एक रहता है कि जो जिससे हम अच्छे से जान सकते हैं, चाहे वो हेतु रूप हो या औषध रूप हो। और व्याधि और रुग्ण वो भी अल्टीमेटली जो है बहिरंतर चेतन द्रव्य ही है जिसमें व्याधि होता है, और जो अलग अलग लक्षण दिखाते हैं वो भी गुण सूचक ही है। तो अल्टीमेटली जो है तीनों स्कंद में अगर हम कोई कॉमन यूनिट देखते हैं तो वो है गुण, और अगर उस कॉमन यूनिट को हम ध्यान में रखते हुए इसको हम एसेस करते हैं तो हमारे लिए बहुत वो सरल हो जाता है, क्योंकि ये वास्तव में विज्ञान का भी नियम नियम है कि जितने कम यूनिट है उतना वो विज्ञान जो है वो बहुत अच्छा कंसीडर होता है, क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट्स आते हैं, इकाई आती है, उसमें इतना कन्वर्जन और कॉम्प्लिकेशन या फिर क्लिष्टता बढ़ती है। तो यहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो अपर लोअर ऑर्डिनेट में इतना ज्यादा और विस्तृत आयुर्वेद का ज्ञान है, उसको अगर हम ज्ञानांश के रूप में या समग्र रूप में अगर जानना चाहे तो वो सब में अगर एक कोई सामान्य हमें कोई मिलता है इकाई तो वो है गुण, और गुण के माध्यम से हम जो है सभी द्रव्यों की प्रकृति को अच्छे से जान सकते हैं। और उसके प्रकार भी हम देखें तो उसके बहुत से अलग अलग प्रकार है, और वो प्रकार में उसके अंशांश कल्पना के साथ अगर हम जाने तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होता है। और वो आहार और चिकित्सा दोनों के जो लिए उपयोग जो द्रव्य है उसमें हमें उसको अगर जाने तो उसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। और उसकी आवश्यकता इस प्रकार से है कि जैसे आप सब से पूरा पूरा ज्ञात है कि अगर हमें प्रकृति निर्धारण करना है तो 150 से भी ज्यादा जो है अलग अलग प्रश्नों को अच्छे से हमें पूछना और समझना पड़ता है, और ये जो है ओपीडी के लेवल पर करना आज के हिसाब से बहुत असंभव सा दिखता है, और वो आवश्यक भी है। और इस प्रश्न के कारण या इस लेक्यूना के कारण ही जो है इस प्रकार का एक प्रयत्न जो है किया गया है कि जब हम ओपीडी में हमें मुश्किल से 5 मिनट में हमें पेशेंट को देखना है और प्रकृति को भी देखना है, क्योंकि प्रकृति को बिना जाने जो अच्छे से हम उसकी चिकित्सा नहीं कर पाते, तो उसके लिए जो है क्या करें, उसके परिणाम स्वरूप जो है ये उसका किया गया है प्रयत्न। तो इसमें जो है खास करके बहुत से सुलभ और इजीली अंडरस्टैंडेबल जो है ओके जस्ट अ मिनट।
अब पीपीटी दिख रही है नहीं, क्योंकि मैंने पहले से शेयर तो की हुई है। पीपीटी दिख रही है नहीं? सर नहीं दिख रही है। अच्छा, क्योंकि अभी मुझे पता लगा कि पीपीटी नहीं दिख रही है। मैं 1 मिनट शेयर कर लूँ फिर से एक बार। जी सर, कोई बात नहीं। ओके, देखो तो किस प्रकार से ये होगा, क्योंकि ये शेयर तो मैंने किया है। ये करना है, ये एंटर स्क्रीन करना है। वो भी तो किया था ना मैंने। नहीं, ये तो नहीं है। तो इसको, हाँ ये वाला है शेयर। ओके, अब हो रहा है शायद। ओके, हाँ जी सर, हो गया अभी। जी जी, जी सर, धन्यवाद सर। क्योंकि मैं ये इम्प्रेशन में था कि पीपीटी शेयर हो रही है। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि ओपीडी में जो है अगर देखना है तो बहुत जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और फिर भी हम जो है अच्छे से प्रकृति को जानने में इतना सफल नहीं होता है। तो शास्त्रोक्त प्रकृति परीक्षण विधि उत्तम हुए होते हुए भी क्लिष्ट है, उसको सरल और शीघ्र बनाने की सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो इस प्रयत्न में मैं पिछले 25 साल से लगा हूं, और थोड़ा बहुत जो मैं इसमें सफल हुआ हूं, और जिसके कारण जो है चिकित्सा भी बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये हम देखेंगे आज। अच्छा, तो सब जितने भी क्लिनिक में बैठते हैं जो क्लिनिशियन है, उसको सबका एक कॉमन प्रॉब्लम होगा। ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ कि जैसे अग्निमांद्य अरोचक जैसे व्याधि है, तो उसमें बहुत से अच्छी कंसीडर होने वाली चिकित्सा में जैसे आम पाचन वटी, इंगवस्तक, शिवाक्षार, अग्नितुंडी, लवणार्द्रक, ये सब हम देते हैं। तो उसके कारण जो है बहुतों को ये भी होता है कि ये लेने के बाद मुखपाक हुआ, या बर्निंग मिक्चुरेशन हुआ, या फिर उरो या उदर दाह हुआ। तो ये बहुत अच्छे योग होते हुए भी बहुत बार ये जो है वो हमें एडवर्स इफेक्ट, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं वास्तव में, लेकिन वो अशुद्ध चिकित्सा है, तो इस प्रकार से उसका हमें उतना लाभ नहीं ले पाते हैं। और उसको अगर हम अभिपत्तिकर इंद्रिय इस प्रकार के द्रव्य दे तो उससे हमें लाभ मिलता है। तो अल्टीमेटली जो दो विकल्प है यहाँ मैंने दिए हुए हैं, अलग अलग संधिशूल, अजीर्ण, ज्वर, अलग अलग जो यहाँ जो व्याधियां दिया हुआ है, वो सबकी विकल्प एक में जितनी भी चिकित्सा बताई है वो बहुत उष्ण तीक्ष्ण या इस प्रकार की है कि जिसका असहत्व दिख सकता है, और जो विकल्प 2 में है वो बहुत मॉडरेट या माइल्ड है। तो अल्टीमेटली दोनों विकल्प में से किस प्रकार से उसका चयन किया जाए वो बहुत आवश्यक है, और वो बिना प्रकृति को जाने जो है वो संभव नहीं है। तो उसको किस प्रकार से हम देखें, ये हम देखेंगे। जैसे इसके साथ साथ ये भी है कि जैसे आप सबको ये भी अनुभव रहा होगा कि हिततम आहार है, मूंग है, गोदुग्ध है, तिल, तेल, आर्द्रक, शर्करा, ये सब ये हिततम आहार होते हुए जो साइड में दिखाया है कि मूंग बहुतों को जो है दाह करता है, बहुतों को है वात की वृद्धि करता है, या गैस ट्रबल होती है। दूध से भी इसी प्रकार से आदमान वगैरह होता है। आर्द्रक जो है बहुतों को दाह या मुखपाक करता है। तो ये हिततम होते हुए भी किस प्रकार से ये इस प्रकार की हमें उसकी असर या परिणाम दिखता है, वो भी एक सोचने का एक पॉइंट बनता है। उसी प्रकार अग्र्य औषधि जो है, अग्र्य में अर्श के लिए जैसे चित्रक बल्लातक है, हृदय में अम्ल रस वगैरह बताया है, वो सब जैसे अमल की वगैरह व्यवस्थापन है। तो ये सब की अपनी अपनी कहीं ना कहीं जो है वो रहती है, उसका असहत्व दिखता है। तो उसके कारण असहत्व को हमें अच्छे से देखना है, और उसको इस प्रकार से उसको हमें अप्लाई करना है। तो वो किस कारण वो असहत्व हुआ, किस कारण वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं बनी, जबकि वो अग्र्य में है। तो अग्र्य होते हुए भी जो है जैसे रक्ताश हुआ, तो रक्ताश में चित्रक जो है वो नेचुरली नहीं दिया जाएगा, और देते हैं तो उसका एडवर्स रिएक्शन मिलेगा। तो ये सबको देखते हुए जो है वो प्रकृति परीक्षण जो है वो क्लिष्ट में से कैसे उसको आसान बनाए और कैसे उसको हम समझे, क्योंकि ये भी शास्त्र वचन है कि प्रकृति आदि जितने भी ये यहाँ दोष और भेषज वगैरह बताया, उसकी उतनी जो है अंशांश कल्पना है कि जो इसके लिए जो है बहुत विपुल और विमल बुद्धि वाला वैद्य भी है, वो भी जो है वो आकुल हो जाता है। और उसको उसमें भी जो है
उसका एप्लीकेशन तो उससे भी और ज्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और बहुत बार तो जैसे यहाँ जैसे पित्त और कफ के द्वंद्व लक्षण में पांडु और अवदात वर्ण भ्रम पैदा करता है, और जैसे दुर्भग आदि जो लक्षण बताए हैं वो दो जगह बताए हैं, दो द्वंद्वों में। तो अल्टीमेटली ये सब को अगर हम फॉलो करें तो उसका अंशांश कल्पना या उसका एग्जैक्ट उसका जो अर्थ है या मीनिंग है उसको जानने में बहुत बार हमें कठिनाई होती है। तो उसको रूल आउट करने के लिए उसको हमें किस प्रकार से समझे उसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे प्रकृति परीक्षण के लिए यहाँ 3 अलग अलग दर्शन स्पर्शन प्रश्न वगैरह बताया है। तो खास करके दर्शन और प्रश्न से जो है स्पर्शन से जो है कुछ हद तक हमें लाभ मिलता है, लेकिन प्रश्नों से जो है और ज्यादा हमें नजदीक हम जा सकते हैं। तो प्रश्न परीक्षा और ये जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। तो किस प्रकार से प्रकृति का जो है अच्छे से हमें ज्ञान हो वो देखने के लिए, जैसे इससे पहले बात हुई कि हेतु लिंग और औषध तीनों द्रव्यभूत है और तीनों में जो है समान जो है वो गुण है। तो उसमें समानता के साथ साथ क्या क्या विशेष है, अगर वो देखना हम शुरू करें तो अच्छे से हमें प्रकृति का ज्ञान होना शुरू जाता है। जैसे अ, क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से नहीं जानते तो जो है उसका लाभ भी नहीं ले पाते, और अगर अच्छे से हम और तुरंत शीघ्र अगर उसका हम प्रकृति को जान लेते हैं तो हम दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा खास करके और शीघ्र फलदायी, ये दो जो है आज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम कर सकते हैं। नहीं अगर ये नहीं करते हैं तो आज फार्मेको विजिलेंस में जो एडीआर है वो बहुत प्रसंग में देखा जाता है, और उसको भी हमें टालना आवश्यक है। उसके लिए भी जो है वो शीघ्र हमें प्रकृति का परीक्षण किस प्रकार करें वो जानना आवश्यक होता है। तो यहाँ का हमारा सब्जेक्ट रहेगा इन जनरल प्रकृति परीक्षण नहीं, लेकिन खास करके चिकित्सा सौकर्यात प्रकृति निर्धारण जो है वो हमारा मुख्य जो है वो ऑब्जेक्ट रहेगा। भूपेश सर, वो स्लाइड अभी फिर से चेंज होना बंद हो गए हैं। अच्छा जी सर। हाँ जी, अब हुई है। अब अच्छा ये प्रेजेंटेशन मोड में नहीं है लेकिन दिख रही है ना ये? हाँ, दिख रही है सर। वो अभी पुरुष एवं वो है ना, रोगाहा सर्वे पे मंदिग्नो, वो वाली स्लाइड है। बराबर वही है। ठीक है सर, ओके। अच्छा, तो प्रकृति को हम अगर सहत्व के संबंध से जानने का प्रयत्न करें तो बहुत कम समय में और फिर भी बहुत हद तक जो है अच्छे से उसको हम जानने का हम सक्षम बनते हैं। जैसे रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नौ बताया है कि मंदाग्नि के कारण ही ये सभी रोग होते हैं, और चिकित्सा हम अग्नि की ही करते हैं। और उसके लिए जो है हम हर एक इंडिविजुअल को जो है अलग से हमें जानना पड़ता है, और उसी अगर जानने के बाद ही अगर हम प्रयोग करें द्रव्य का तो हम इजीली और उसका लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ ये पहले हमने देख लिया कि सहत्व असहत्व जो है हमारे लिए बहुत सूचक बनता है। जैसे कटु उष्ण तीक्ष्ण औषध है वो वात और खास करके वात प्रधान और कफ प्रधान प्रकृति के लिए सहत्व दिखाता है, और वही जो है वो पित्त प्रधान प्रकृति के लिए प्रायः जो है वो असहत्व दिखाता है, और वो दाह मुखपाक आदि उपद्रव करता है। तो खास करके पित्त प्रकृति को ही ध्यान में रखना है, और प्रकृति में पित्त का प्राधान्य कितना है वही हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंसर्न बनता है। अगर पित्त की मात्रा उसको तारतम्यता के साथ अगर जान ले तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, खास करके चिकित्सा में द्रव्य या योग का सिलेक्शन। जैसे आधुनिक भी बताते हैं कि जो पित्त प्रकृति वाले रहते हैं उसके म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी थीन रहते हैं, तो उसका कटु उष्ण आहार का और या औषध का सहत्व कम रहता है, वो भी जो है वो सहज जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चिकित्सा के लिए सबसे पहले जो है सहत्व यानी कि कटु उष्ण तीक्ष्ण गुण का सहत्व कितना है वो अगर हम अच्छे से जान ले तो हमें अच्छे से उसका प्रयोग आता है और वो जानना अनिवार्य हो जाता है। और अगर उसमें असहत्व दिखे तो उसके बदले, जैसे कटु उष्ण तीक्ष्ण गुण से ही हम पाचन जनरली करते हैं, तो उसके बदले अगर असहत्व रहा और इस लेवल का पित्त रहा यानी कि पित्त की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तीव्रता ज्यादा रही तो वहां तिक्त रस और लघु रुक्ष गुण से भी हम उसका पाचन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कोष्ठ की स्थिति को जानकर और उसकी तारतम्यता जानकर जो है हम उससे अच्छे से चिकित्सा कर सकते हैं। तो
उसके साथ साथ ये भी देखना है कि स्वस्थ अवस्था में जो सहत्व है वो प्रकृति सूचक है, और व्याधि रूप में जो सहत्व असहत्व है वो विकृति सूचक है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो सहत्व है वो व्याधि की अवस्था में ही है या पहले से ही है, यानी कि प्रकृतिगत असहत्व जो है प्राय पित्त का प्राधान्य दिखाता है, व्याधि में रहता है वो अचल चलित रहता है, जबकि जो प्रकृति में यानी कि स्वस्थ अवस्था में रहता है वो अचल रहता है। और यहाँ ये जो है कटु उष्ण आतप कटु उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य का जो सहत्व असहत्व है वो कोष्ठ के यानी कि 3 रोग मार्ग में से जो कोष्ठगत है उसकी ही प्राकृति या विकृत स्थिति को दिखाता है। और दूसरा 2 रोग मार्ग है जैसे शाखा और मर्मास्थि, तो वास्तव में जो है मर्मास्थि संधि भी जो है शाखा के द्रव्य से बने हैं, इसलिए वहां भी पित्त का जानना आवश्यक है। तो अल्टीमेटली हम 2 जगह पर शरीर में कोष्ठ और शाखा में पित्त की स्थिति हम जान लें, क्योंकि शाखा में भी जो 7 में से रक्त धातु है वो पित्त वर्गीय है, तो उसको जान ले तो उस प्रकार से हमें पूरे शरीर में दोनों लेवल पर यानी वास्तव में तीनों लेवल पर जो है पित्त की स्थिति का हमें ज्ञान होता है, और अकॉर्डिंगली हम उसका चिकित्सा के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ दिखाया है कि शाखा जो है अभ्यंतर और कोष्ठ, और शाखा और मर्मास्थि संधि जो है वो दोनों एक जैसे ही है, जिसमें एक दूसरे से बने हुए हैं। इसलिए तो उसमें पित्त को कैसे किस प्रकार से जाना जाए, जैसे हमने देख लिया कि कोष्ठ में जानना है तो वहां कटु उष्ण और तीक्ष्ण गुण का सहत्व असहत्व देखने के बाद हमें पता लगता है, और वही हमें शाखा या मर्मास्थि संधि में जानना है। तो जैसे शास्त्र वचन है कि पित्त प्रकोपक कारण में आतप और क्रोध जो है वो प्रमुख है, तो आतप का सहत्व जानने से हमें जो व्यक्ति है उसके रक्त धातु में रहे पित्त या उसका साहचर्य वाला पित्त जो है वो कितना तीव्र है उससे हमें पता लगता है। अगर आतप का सहत्व रहा तो वो दिखाता है कि रक्त के कंपैरिजन में बाकी सभी जितने भी धातु है वो बहुत प्रबल है, जिसमें स्निग्धता भी बहुत ज्यादा है, कफ वर्गीय धातु जो है प्रबल है, इसलिए वहां आतप का सहत्व रहेगा। और अगर असहत्व रहेगा तो शिरशूल, भ्रम, तम, तृष्णा, स्वेदाधिक्य, वैवर्ण्य, कंडुदा, ये से बहुत से असहत्व सूचक लक्षण दिखेंगे। तो अल्टीमेटली हमें जो है इससे पता लगता है कि अगर आतप असहत्व रहता है तो 7 में से जो रक्त धातु है उसमें प्राबल्य ज्यादा है, यानी कि रक्तसार है, ये भी हो सकता है, या पित्त की मात्रा ज्यादा होती है। अल्टीमेटली हमें शाखा और मर्मास्थि संधि में पित्त का स्थान या पित्त की स्थिति या उसका बलाबल जो है हमें पता लगता है, और इससे हमें चिकित्सा में सौकर्य होता है। इसके साथ साथ ये भी होता है बहुत बार कि रक्त में रहे पित्त या उसका साहचर्य पित्त है बहुत ज्यादा प्रबल न हो, लेकिन बाकी की धातु जो है उसमें स्नेहांश का ह्रास होता हो, तब भी जो है वो असहत्व दिखता है, वो कभी बहुत बार दिखता है। तो अल्टीमेटली जो है धातुओं में स्नेहांश ज्यादा रहा या पित्त की मात्रा अल्प रही तो आतप का सहत्व रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं कि जैसे कटु उष्ण तीक्ष्ण गुण युक्त द्रव्य और आतप का सहत्व और असहत्व उसकी तारतम्यता के साथ अगर ज्ञात हो तो प्रकृतिस्थ पित्त का अनुमान सरलता से होता है, और उस ज्ञान का हम चिकित्सार्थ औषध चयन अतिरिक्त दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, व्यायाम, दैनिक कार्य, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी में जो है ये अगर ये 2 ही पॉइंट हम ध्यान में रखते तो बहुत हद तक हम जो है उसके नजदीक जा सकते हैं कि उसकी प्रकृति हम अच्छे से जान सके। तो उपरोक्त विधि सहत्व असहत्व जानकारी में पूरे शरीर में प्रकृति सूचक पित्त या पित्त वर्गीय धातु का प्राबल्य दर्शाती है। इन दोनों में से किसी एक स्थान में सहत्व और दूसरे स्थान में असहत्व यानी कि मिश्र या द्वंद्वज प्रकृति का भी सूचक होता है। तो इस प्रकार से हमें द्वंद्वज प्रकृति का भी पता लगता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो इस द्वंद्वज प्रकृति का तारतम्य भी हमें जो है किस प्रकार से करना है वो हम आगे देखेंगे। इसके साथ साथ 2 चीज विशेष है, जैसे एक स्त्री शरीर में प्रकृति निर्धारण, वो भी जो है बहुत आसानी से हम कह सकते हैं, या मैं फिर से एक बार सबको बहुत क्लियर कट कर दूं कि ये कोई नई बात नहीं है और न ये शास्त्र सम्मत है, ऐसा भी है ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो शास्त्र सम्मत चीज है उसको सरलता से और सुगमता से कैसे जो है हम एडॉप्ट करके उसको प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, उसके लिए ही मैंने बनाया है। इसका अर्थ ये कभी नहीं है कि बाकी जो 100-150 जितने क्वेश्चन हैं वो काम के नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है तो जो मैक्सिमम वेटेज वाले जो क्वेश्चन है या पॉइंट्स है उसको देखते हुए हम
मद अंश में जो है वो प्रकृति का सही सही आकलन कर पाएंगे। तो स्त्री शरीर प्रकृति का निर्धारण भी इसी प्रकार होता है कि जैसे 28 दिन से कम जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, या फ्लो वाइज 4 दिन से अधिक हो, या मात्रा में अधिक हो, तो ये सभी पित्त प्रधान या पित्तवात प्रधान प्रकृति प्रायः दिखाता है। और उससे विपरीत 30 दिन से ज्यादा अधिक हो तो वो कफ या कफवात प्रधान के प्रायः जो है प्रकृति का निर्देश करता है। उसी प्रकार बालक में भी प्रकृति निर्धारण के लिए एक बहुत से सामान्य ये ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि सामान्य तापमान में भी जो है बच्चा जो है वो चद्दर ओढ़ता नहीं है, या नींद में भी चढ़ी जो ओढ़ी हुई चद्दर जो है उसको निकाल देता है। और दूसरा है स्तन्यपान के समय भी जो है मस्तिष्क या बाल में जो है स्वेद आता है और बार बार मुखपाक होता है। तो ये 3 लक्षण जो है वो बहुत हद तक बच्चों में मिलता है, और उसके कारण भी हमें पता लगता है कि उसमें चाहे वो वाय जो है वो कफ प्रधान है, लेकिन फिर भी पित्त प्रकृति जो है वहां हमें दिखती है, ये 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से। और हमें उदाहरण भी सबको पता है कि बाल चातुर्भद्र बहुतों को जो है बच्चों में मुखपाक करता है पिप्पली के कारण। तो ये भी एक छोटी सी टिप्स है बच्चों में और स्त्रियों में भी प्रकृति का रफ आइडिया, वास्तव में रफ भी नहीं, बहुत हद तक हम जो है वो सही सही आइडिया निकाल सकते हैं। अच्छा, तो प्रकृति निर्धारण के लिए किस प्रकार से उसको प्रैक्टिस में लाया जाए, जैसे कटु उष्ण तीक्ष्ण और आतप का सहत्व और असहत्व यदि स्वस्थावस्था में है तो प्रकृति सूचक है और सभी अचल है, और अगर वो रुग्णावस्था में तो विकृति सूचक है, वो चलित है, यानी कि वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो स्वस्थ या रुग्ण व्यक्ति की प्रकृति निर्धारण के लिए वो सभी ऊपर के जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखते हुए उसके देश वय काल व्याधि को अलग, अगर एक क्वेश्चन के रूप में अगर हम पूछे तो ये पूछ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कि कोष्ठ में कटु उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले आहार या औषध का सहत्व कैसा है। ये एक क्वेश्चन के लिए हम पेशेंट को समझा भी सकते हैं कि उसको हम टिप दे सकते हैं कि जैसे कि मिर्ची है, लहसुन, बैंगन, राजी का आदि कटु उष्ण तीक्ष्ण आहार द्रव्यों का अगर सेवन करते हैं तो उसका सहत्व, अल्प सहत्व या असहत्व, ये 3 प्रकार के जो है उसमें ऑप्शन मिलेंगे। और वो सहत्व असहत्व आदि जो 3 ऑप्शन है वो किस प्रकार से उसको कंसीडर उसको करना है। तो उसके लिए जैसे यहाँ है असहत्व सूचक लक्षण है जो कोष्ठगत, जैसे अथवा तो कटु उष्ण तीक्ष्ण आहार द्रव्यों के प्रयोग से उदरदाह, उरदाह, मूत्रदाह वगैरह ये सब लक्षण मिलेंगे। तो इनमें से सभी या कोई एक लक्षण उत्पन्न होता है। लक्षणों के उत्पन्न होने में शीघ्रता या उसकी संख्या असहत्व की तारतम्यता भी सूचित करती है। इसका अर्थ हमें उसका तारतम्य भी पता लगता है अगर ये हम उसको टिप्स के रूप में दे कि इससे ये लक्षण होते हैं या नहीं, उससे हमें बहुत हद तक हमें लीड मिलती है सोचने की। उसी प्रकार से अल्पसहत्व सूचक लक्षण जो है उसमें ये कटु उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य लेने के कारण कफपित्त या पित्तवात प्रकार की द्वंद्वज प्रकृति जो है उसमें सहत्व अल्प मिलेगा, क्योंकि ये दोनों में जो है वो कहीं ना कहीं या तो रुक्षता के कारण या उष्णता और तीक्ष्णता के कारण कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा जो है सहत्व नहीं होगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत बार अल्प, मृदु या कालांतर में जो है उसका असहत्व दिखे, तो वो भी जो है एक प्रकार से असहत्व नहीं लेकिन अल्प सहत्व जो है वो दिखाता है। यानी कि कटु, और इसके साथ साथ कटुता, तीक्ष्णता और उष्णता बहुत तीव्र हो और तब भी अगर लक्षण मिले तो वो भी जो है वास्तव में असहत्व न हो करके एक्सट्रीम कटु उष्ण तीक्ष्णता का असहत्व भी जो है वो हमें अल्प सहत्व में ही कंसिडर करना होता है। जैसे उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो अल्प सहत्व 2 प्रकार से भी हमें होता है, जैसे द्रव्यस्थ गुण और शरीरस्थ गुण, ये दोनों में आपस में मिलके भी जो है एक पिक्चर क्लियर करता है कि वो सहत्व दिखाता है या असहत्व। जैसे शुंठी और मरीच में शुंठी का स्निग्ध और मधुर विपाक, स्निग्ध गुण और मधुर विपाक के कारण उसका सहत्व प्रतीत होता है, परंतु उसी व्यक्ति में जो है मरीच, क्योंकि वो रुक्षोष्ण तीक्ष्ण है तो वो असहत्व दिखाएगा। तो उससे भी हमें जो है उपशय अनुपशय से पता लगता है कि शुंठी का सहत्व, मरीच का असहत्व, जबकि वो हमें प्रैक्टिकली दिखता भी है बहुत पेशेंट में, तो वो अल्प सहत्व वाली स्थिति दिखाता है। और उसी प्रकार जो है शरीरस्थ भाव, यानी कि मुद्ग जो है वो शीतवीर्य और रुक्ष गुण वाला है, और वो वात प्रधान प्रकृति को, जिसमें कोष्ठगत रुक्षता ज्यादा रहती है, और उस रुक्षता के कारण जो है वो मुद्ग जो है वो दाह करता है। तो बहुत प्रैक्टिशनर को ये भी अनुभव हुआ होगा कि बहुत से पेशेंट ये कहते हैं कि मुद्ग खाने से दाह होता है, जबकि वो शीतवीर्य है। तो उसका कारण भी यही है कि अगर कोष्ठ में रुक्षता रहती है तो वही मूंग जो है वृक्ष गुण के कारण दाह पैदा करता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में दोषों के अंश का प्राधान्य भी हम जान सकते हैं।
अब सहत्व सूचक कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का सहत्व कफ प्रधान या कफ वात द्वंद्वज प्रकृति का जो है वो सूचन करती है, यानी कि वात और कफ दोनों शीत गुण होते हुए जो है वो दोनों, या वात और कफ साहचर्य के कारण भी जो है वात कफ का गुण बढ़ाएगा। इस प्रकार से ये दो प्रकार की कंडीशन में जो है कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का हमें सहत्व दिखता है। और उसमें भी एक अपवाद है, जैसे एक भी लक्षण न मिला या क्वचित ऋतु अनुसार, यानी कि शरद ऋतु में कटु उष्ण तीक्ष्ण और आतप का सामान्य सहत्व स्वाभाविक है, तो वो भी हमें ये मिलता है बहुत बार। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कोष्ठ के लेवल पर हमें तीन में से कोई एक ऑप्शन मिल गया, सहत्व वाला, अल्प सहत्व वाला या असहत्व वाला, वो हमने नोट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है कि आतप का सेवन जो है उसका सहत्व या असहत्व कैसा है। तो उनकी संख्या, तीव्रता आदि की तारतम्यता के आधार पर सहत्व, अल्प सहत्व और असहत्व यहाँ भी जो है हम उसको बताएंगे। और यहाँ भी जो है उसको लक्षण के माध्यम से ही, क्योंकि इसमें डिटेल ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ भी तीन, यानी कि सहत्व, अल्प सहत्व और असहत्व को उसके लक्षण के उत्पन्न होने का काल और तारतम्यता, उसके माध्यम से उसको हम कैटेगराइज करेंगे। और वहां भी हमें यही पूछना है कि आतप में सहत्व है या नहीं, आतप में असहत्व है तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे, वो हमने पहले देख लिए। जैसे कटु उष्ण तीक्ष्ण एवं आतप का सहत्व, अल्प सहत्व और असहत्व, ये तीनों के उत्तर को अगर हम टोटल मिक्स एंड मैच करें तो 9 प्रकार का मिश्रण की संभावना सोची जा सकती है। और तद अनुसार चिकित्सा द्रव्य का भी योग और पथ्यापथ्य आदि का भी हम यथा योग्य चयन कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो है ये टेबल बहुत उपयोगी है। यहाँ जो है फर्स्ट जो है रो, इस कॉलम में बताया है कि कोष्ठ में, यानी कि कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का प्रभाव एवं स्थानिक दोष प्राधान्य, ये यहाँ दिखाता है। दूसरे में जो है शाखा या मर्मास्थि संधि में आतप का प्रभाव एवं स्थानिक दोष का प्राधान्य, ये दोनों को देखते हुए हमें आगे द्रव्य का सिलेक्शन या चयन किस प्रकार से करना है उसके लिए हमें लीड मिलती है। यहाँ जो द्रव्य दिए हैं वो मात्र उदाहरण के रूप में है, बाकी हम ये दोनों को देखते हुए इसका अलग अलग बहुत से द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब पहला ऑप्शन ये है कि जैसे सहत्व है, कोष्ठ में सहत्व है और शाखा में भी, यानी कि आतप का भी पूरा सहत्व है और कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का भी सहत्व है, तो इससे हमें पता लगता है कि पेशेंट का या कोई भी व्यक्ति का शाखा और कोष्ठ दोनों लेवल पर जो है कफ का प्राधान्य है। और इसके कारण जो है हमें बहुत कुछ पता लगता है कि उसके अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है तो उष्ण तीक्ष्ण लघु रुक्ष सूक्ष्म, ये सभी गुण जो वाले द्रव्य है उसका ही हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे तो जैसे मॉडर्न में कहते हैं कि सब क्लिनिकल ट्रीटमेंट हो जाएगी, यानी कि अयोग या मिथ्यायोग हो जाएगा और उसको परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ दोनों सहत्व है, इसका अर्थ ये हुआ कि बल भी बहुत है, सहत्व भी बहुत है, और उसके कारण अकॉर्डिंगली हमें बहुत उष्ण तीक्ष्ण और इस प्रकार के द्रव्य का प्रयोग या द्रव्य या योग का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो दूसरा एक ऑप्शन मिलता है कि कोष्ठ में सहत्व है लेकिन शाखा में असहत्व है, यानी कि पेशेंट जो है धूप सहन नहीं कर सकता है और कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य को इजीली जो है वो सहन करता है। ऐसी भी कंडीशन मिलती है बहुत बार। जैसे मैंने बताया कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन पिछले 25-30 साल का है और ये ऐसा ऑब्जर्वेशन के बाद ही ये पता लगा कि ये जो है कितना उपयोगी होता है। मात्र 2 क्वेश्चन से जो है बहुत हद तक हम उसका प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ मान लो कोष्ठ में सहत्व, शाखा में असहत्व। तीसरा है कोष्ठ में असहत्व है, यानी कि कटु उष्ण द्रव्य जो है वो सहन नहीं होता है लेकिन धूप सहन होती है, ये भी बहुत बार मिलता है। तो उसमें भी कौन कौन सी प्रकृति रहती है ये मैंने ब्रैकेट में बताया है कि प्रायः पित्त प्रदान जो है वो असहत्व दिखता है। फिर सहत्व में प्रायः कफ या कफवात प्रदान है और अल्प सहत्व में प्रायः कफपित्त और वात पित्त प्रदान है। ये कोष्ठ के लेवल पर है। और यही जो है शाखा के लेवल पर जो है वो सहत्व वाले जो है प्रायः कफ और कफवात प्रदान होता है, असहत्व वाला है प्रायः जो है वो पित्त और पित्तवात प्रदान रहते हैं और अल्प सहत्व वाले प्रायः कफ पित्त प्रदान रहते हैं। तो ये सबका मिक्स एंड मैच, यानी कि सहत्व सहत्व, सहत्व असहत्व, असहत्व सहत्व, असहत्व असहत्व, सहत्व अल्प सहत्व, अल्प सहत्व सहत्व, अल्प सहत्व अल्प सहत्व, असहत्व अल्प सहत्व और अल्प सहत्व असहत्व, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलता है जो हमें
कोष्ठ और शाखा में रहे पित्त की स्थिति जो है वो सूचित करता है, और अल्टीमेटली हमें चिकित्सा अग्नि की ही करनी है, और अग्नि और पित्त जो है आधार आधे भाव से रहता है। इसलिए अगर हम पित्त को अच्छे से जान ले, उसकी स्थिति को, उसकी तारतम्यता के साथ, तो हमें न सिर्फ चिकित्सा लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ऋतुचर्या और बाकी पथ्यापथ्य वो सभी में हमें जो है ये काम आएगा। अब जो पीछे हमने टेबल देखा उसमें जो सहत्व सहत्व वाला जो क्रमांक था एक, उसमें तीनों स्तर पर कफ का प्राधान्य रहता है, यानी कि तीनों रोग मार्ग में, और उसमें उग्र औषधि का प्रयोग करना हमारे लिए अनिवार्य होता है, अथवा हमें परिणाम नहीं मिलेगा। उसी प्रकार क्रमांक 4 में जो है वो असहत्व असहत्व का कॉम्बिनेशन है, उसमें तीनों स्तर पर, यानी कि तीनों दोष में, आई मीन रोग मार्ग में तीनों स्तर पर जो है पित्त का प्राधान्य दिखता है, और उसमें मृदु औषध ही देना चाहिए। अगर भूल से भी उग्र या थोड़ा बहुत भी तीक्ष्ण औषध दिया तो उसका उपद्रव जो है हमें मिलेगा, वरन उसका वो तो उसका परिणाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन दुष्परिणाम ही मिलेगा। उसी प्रकार क्रमांक 2 और 5 वाला जो है टेबल में, उसमें सहत्व के सामने जो है दो ऑप्शन है, सहत्व यानी कि कोष्ठ के लेवल पर सहत्व, और शाखा में असहत्व या अल्प सहत्व है। तो उसमें जो है कोष्ठ के स्तर पर कटु उष्ण का महत्व है, और शाखा यानी और मर्माशी संधि में आतप का असहत्व या अल्प सहत्व है। ऐसे व्यक्ति में कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शाखा और मर्माशी संधि में आतप का असहत्व होने के कारण पित्त का प्राधान्य दिखता है, और उस कारण दीर्घकाल तक कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे उसका कोष्ठ में जो है कफ का प्राधान्य होते हुए भी। अगर प्रोलॉन्ग यूज करेंगे कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यता, तो आगे जाकर के वो रिफ्लेक्ट होने वाला है धातु में, यानी कि शाखा में। इसलिए जो है हमें तीक्ष्ण औषधि का कितने समय तक प्रयोग करना है ये भी उससे पता लग जाता है, यानी कि अगर सहत्व कोष्ठ के लेवल पर है तब भी, अगर शाखा में अल्प सहत्व या असहत्व है तो हमें बहुत लंबा प्रयोग ये तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य का और आहार का नहीं करना चाहिए। उसका उदाहरण भी है, जैसे गंधक और मेथी का। गंधक जो है वो शुरुआत में पैतिक व्याधि में इंडिकेटेड बताया है, लेकिन ये भी बताया है कि प्रोलॉन्ग यूज करने से जो है रक्त में जो है उसकी उष्णता दिखती है। मेथी का भी यही हाल है। मेथी का जो है वो कोष्ठ के लेवल पर उसका सहत्व रहता है, लेकिन धीरे धीरे लंबे समय के उपयोग के बाद जो है वो रक्त में उष्णता बढ़ाती है। अच्छा, आगे जो है क्रमांक नंबर 3 और 8 टेबल में जो बताया है, उसमें कोष्ठ के लेवल पर असहत्व हो और शाखा के लेवल पर सहत्व या अल्प सहत्व हो, तो उस प्रकार की कंडीशन में कोष्ठ में कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का असहत्व और आतप का सहत्व या अल्प सहत्व जो है वो हमें कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग नहीं करना, ऐसा हमें दिखाता है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि शाखा में सहत्व है या अल्प सहत्व है, तो स्वेदन आदि बहिर्मार्जन जैसे आम पाचन को सुचारू रूप से कर सकते हैं, और साथ में धातु में रुक्षण करने वाले औषधियां जैसे मुस्ता, नाग केस आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि वो असहत्व वाले को भी दे सकते हैं, और अल्टीमेटली जहां सहत्व या अल्प सहत्व है वहां ये उसका हम प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। क्रमांक नंबर 6, 7 और 9, जिसमें इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है कि कोष्ठ के लेवल पर असहत्व ही है, अल्प सहत्व ही है, लेकिन सामने 3 ऑप्शन दिए हैं कि अल्प सहत्व के साथ जो है शाखा में आतप का सहत्व है या अल्प सहत्व है या असहत्व है, कुछ भी हो, लेकिन कोष्ठ में और शाखादि में अल्प सहत्व के कारण अल्प उग्रता वाली ही औषधि हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ जो है वास्तव में प्रकृति निर्धारण में पित्त का महत्व क्यों है उसका एक शास्त्र सम्मत व्यू भी मिलता है, जैसे समपित्त नीला कफा बताया है उसका, और उसकी कमेंट्री जो बताई है चक्रपाणी जी ने, यदि वा पित्त समानस्य वन्नेर गौरव प्रदर्शनार्थ, तो पित्त और वन्नी दोनों एक समान है, और उसकी जो है महत्ता दिखाने के लिए ही यहाँ उसको क्रम में, इस क्रम में डाला हुआ है, यानी कि प्रकृति वर्णन समय आचार्य चरक ने पित्त दोष को क्रम में प्राधान्य दिया है, और हम चिकित्सा अग्नि की ही करते हैं। पित्त दोष और अग्नि का साहचर्य भी सर्वज्ञात है, जो कि यही बात सिद्ध करता है कि चिकित्सा में पित्त दोष को सर्वप्रथम ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से समअप कर सकते हैं कि जैसे चिकित्सा, चाहे वो चिकित्सा द्रव्य या योग का चयन की सरलता के लिए कोष्ठ एवं मर्माशी संधि शाखा, इन सभी स्थानों में दोषों की स्थिति उसके तारतम्य के साथ का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ये ज्ञान होता है तभी हम शुद्ध चिकित्सा कर सकते हैं।
तदनुसार शास्त्र में एक ही व्याधि के लिए अनेक द्रव्य या योग का प्रयोग दर्शाया है, परंतु सभी को ज्ञात है कि सभी द्रव्य को या योग को सभी के लिए सर्वथा उपयोगी नहीं बन सकता, परंतु उपरोक्त विधि के अनुसार यदि प्रयत्न करें तो शास्त्रोक्त योगों का चयन करना सुलभ हो जाता है और उसको दुष्परिणाम से भी हम बच सकते हैं, और ट्रायल एंड एरर भी हमारे लिए जो है वो आवश्यक नहीं रहता। अपितु स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार आदि एवं रुग्ण का पथ्य पथ्य आहार विहार का भी चयन सरल हो जाता है, क्योंकि हमें अगर तीनों रोग मार्ग में पित्त की स्थिति का अगर ज्ञान हो तो उसके लिए कौन सा आहार विहार या पथ्य पथ्य जो है उपयोगी रहेगा, ये भी हम अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकृति निर्धारण के लिए शास्त्र सम्मत विशेष परीक्षण विधि का सहस्त्राधिक रुग्णों पर सहस्त्र परीक्षण किया है और उसी को मैंने आपके सामने रखा है। इस विधि का अनुसरण करते हुए हम शीघ्र ही रुग्ण की प्रकृति का निर्धारण करने के साथ साथ व्याधि के संभावित हेतु, चिकित्सार्थ द्रव्य और पथ्य पथ्य का एक साथ अनुमान लगा सकते हैं। तो ये परीक्षण पद्धति शास्त्र अविरुद्ध भी है और शास्त्रों क्लिष्ट शब्दों को समझने में उपयोगी भी है। तो जैसे बहुत से शास्त्र के बहुत से अलग अलग जो है मुद्दे हैं उसको हमें बहुत आसान या सरल तरीके से समझना आवश्यक होता है, क्योंकि शास्त्र में बहुत सी चीज सूत्र रूप में लिखी है, बहुत सी चीज जो है अलग अलग स्थानों में लिखी है, और सबका कॉम्बिनेशन करके हमें जो है प्रैक्टिकली उसको किस प्रकार से जो है व्यवहार में लाया जाए वो बहुत आवश्यक होता है। और मैं सोचता हूँ कि ये प्रयत्न जो है उसके लिए मुझे तो कम से कम बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ है, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि एक प्रिस्क्रिप्शन में कोई एक व्याधि के लिए जो है वो 5, 7 या 10 औषधियाँ लिखी जाती है, और ये सब हम जानते हैं कि इतनी ज़्यादा औषधि जो है वो कुछ भी काम करेगी कि जिस किसी से भी काम होगा लेकिन पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ये भी होता है पेशेंट चलो ठीक हो भी गया 10 औषधि लिखने के बाद तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आई तो प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम इस प्रकार की परीक्षण पद्धति, खास करके चिकित्सार्थ जो प्रकृति परीक्षण की पद्धति है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें 3 या 4 योग से या बहुत बार तो 1 या 2 योग से भी हमारा काम हो जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट जिस प्रकार की उसकी तीक्ष्णता या उसकी एक्शन जिस प्रकार की चाहिए वही हम जो है उसका इजीली हम चयन कर पाते हैं और उसका प्रयोग करके तुरंत जो है वो उसका लाभ ले सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं सोचता हूँ ये प्रेजेंटेशन जो है सबको उपयोगी रहा होगा, क्योंकि समय हमारे पास इतना था और उसमें ये सब कहना था। मुझे पता है थोड़ा क्लिष्ट भी है और मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन अगर हम प्रयत्न करें तो इजीली हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया। और मैं समझती हूँ कि जो ऑलरेडी चिकित्सक है और जो मेडिकल ऑफिसर के बाद जैसे यहाँ पीजी करने आए हैं या दूसरे भी जो चिकित्सक वर्ग जुड़े हैं वो इसकी ज्यादा महत्ता समझेंगे, क्योंकि स्टूडेंट रहते हुए जैसे फ्रेश बीएमएस, अभी इंडिपेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन लिखी नहीं है, फ्रेश एमडी, तो कई बार इतना ज्यादा आपके ज्ञान की गहनता जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया उसको शायद थोड़े समय बाद समझ पाएंगे, 1, 2, 3 साल बाद, मगर बाकी सारे उन्हें बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया और मुझे एक बिंदु यहाँ कहने का मन कर रहा है कि 1000 साल की भारतीयों की अपने ज्ञान के प्रति उदासीनता के कारण कुछ ग्रंथ जो जल गए, जो आज उपलब्ध नहीं होते, तक्षशिला नालंदा को जब देखते हैं तब तो डॉक्टर साहब पक्का ऐसा कोई ना कोई ग्रंथ और एक ऋषि रहे होंगे कि इसी तरीके से शायद ये सब लिखा होगा, क्योंकि बहुत सारे समय हम जब चरक पढ़ते हैं ना तो इतनी ज्यादा डिटेलिंग किस तरीके से करे, है ना। तो एक धुंधला सा आभास तो जामनगर में पढ़ते समय ऐसा होता था, शिक्षकों के द्वारा भी बहुत बार कहा गया, मगर कभी ऐसे क्लियर कट विजन आया ही नहीं, और या हम बना ही नहीं पाए ऐसा कि ऐसे कैसे होता होगा कि मधुर विपाक और शीत वीर्य और ऐसे, है ना, किस तरीके से कॉम्बिनेशन ढूंढते होंगे ये लोग, कहाँ बेस लाइन बनाते होंगे कि एक ग्राफ को बेस लाइन बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर साहब कि आपने इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया। बल्कि सर इसका एक है ना पुस्तक लिख दीजिए कि जिसके माध्यम से है ना सभी बच्चों को
आयुर्वेद की गहनता का एक अनुमान हो सके, उसके ऊपर वो फिर शेयर कर सके, और आगे ऊपर हम भारत में बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेद को एस्टैब्लिश कर सके कि हम किस तरीके से इसको जन सामान्य तक लेकर जा सकते हैं। पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन। और मैं दूसरे कल आप तक पहुंचाने वाले सर का इतनी खुशी के मारे, पता है, शुरुआत में नाम ही नहीं ले पाई, डॉक्टर हितेश भाई व्यास का, जो कल मैंने उनको फोन किया था। मैंने कहा, क्योंकि मैंने उनको पहले पूछ रखा था कि सर इमरजेंसी हो तब फोन कर सकती हूँ, कहते हाँ हाँ करिएगा। तो बहुत ही बढ़िया सर ने जैसे है ना पूरा कहा कि नहीं नहीं मैं भूपेश सर से बात करता हूँ, फिर आप कर लीजिएगा। तो आप तक मिलवाने का जो एक पुल का काम है डॉक्टर हितेश भाई व्यास ने किया है। सर मैं शुरुआत में भूल गई, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आपके कारण, हितेश भाई के कारण हम सर तक पहुंच गए। और कृतिका मैडम जो आपके बारे में कहती है, आपकी शिष्या है, जो विनीत भाव और गुरु पूज्य भाव उन्होंने जो एक छवि मेरे सामने रखी थी, उनसे आप बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा आगे हैं सर। और आपने सच में विद्वता के लिए एक नई पूरी रेखा, सीमा रेखा, एक माइलस्टोन तैयार किया है। और मैं चाहूंगी कि आपके व्यक्तित्व से, आपके ज्ञान से विश्व आयुर्वेद परिषद के सारे स्टूडेंट्स, यहाँ जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स इससे प्रेरणा लेंगे कि जैसे हम सीपी शुक्ल सर को देखा करते थे 1988 में, मैं सर को इसी बात में ऐसा सुन के उनके घर मिलने चली गई थी। 1988 मेरा फर्स्ट ईयर था और मैं जामनगर में गुरुजी के घर ही पहुंच गई थी कि अच्छा ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, ऐसा भी कि अच्छा बुक देख के पेज नंबर और लाइन नंबर भी बता देते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और मैं जाके सर को कुछ नहीं पूछ पाई, 100 से ज्यादा मरीज मैंने बीएमएस फर्स्ट ईयर में सर को देखते हुए, और सर ने मुझे गोलवाला और चरक खुद ही पकड़ा दी। और वो जानते थे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मगर फिर भी उन्होंने मेरे मन मस्तिष्क में एक बीजारोपण किया कि ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि कई बार हम कीर्ति स्तंभ के ऊपर नई नई बातें जब सुनते हैं ना, तो हम हमारी शक्तियों का आकलन करके उसका सही सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो मैंने सर में वो सारी दिव्य दृष्टि, दिव्य ताकत देखी, और ऐसा ही आज मुझे कुछ आप में भी समझ में आया कि नहीं, सच में द्रव्य गुण में इतना डिटेल में इस तरीके से भी सोचा जाना चाहिए। आप सोच भी रहे हो और एप्लीकेबिलिटी आपने यहाँ प्रूव करके बता दी, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा हार्दिक धन्यवाद आपका और हितेश भाई व्यास का कि उन्होंने कल संकट समय में हमें बिल्कुल आप तक पहुंचा दिया। और आज का आत्ययिक वाला जो एक लेक्चर था, कभी कभी 3-4 महीने में ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो हम विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। जी मैं भी धन्यवाद करता हूँ आपको, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया ये सब नहीं शेयर सर, करने नहीं। का। लेकिन एक बात ये भी है, क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल रात के बाद ही ये पूरा पीपीटी जो बन पाया है, तो उसमें जी बहुत सर, जी सर, क्षति रह गई जी होगी सर, या बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाया होगा। लेकिन मैंने कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिया है, अगर किसी को अगर ऐसा कुछ है तो वो जो है वो कभी भी बात कर जी सकते सर, हैं। जी सर। क्योंकि मैंने सर इसीलिए शुरुआत में पीपीटी के लिए आपको कहा नहीं, क्योंकि मैं समझती थी कि रात को 11-12 बजे तक किसी को कहो, फिर सुबह से तो रूटीन के काम शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं सर, इसीलिए मैंने शुरुआत में नहीं कहा। मगर एक किसी ने यहाँ चैट बॉक्स में डाला कि सर पीपीटी शो नहीं हो रही है, तो हाँ, फिर मुझे लगा कि अच्छा पीपीटी भी बनी हुई है। पीपीटी इसलिए क्योंकि मेरे स्कॉलर्स जो है बहुत एंथुजियास्टिक है। रात को 1-2 बजे तक बैठे थे सभी, और आज पूरे दिन भी बैठे कर तब जाके ये पूरी पीपीटी बनी। बिल्कुल 4-5 सर, घंटों बिल्कुल सर। में बनाई। जो मेरे एमडी पीएचडी स्कॉलर है, मैं खास करके उनका भी धन्यवाद करता हूँ यहाँ, क्योंकि तभी जी ये हो सर, पाया। जी सर, जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी किसी को भी प्रश्न पूछना है सर से तो चैट बॉक्स में लिखे या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सर बहुत सारे अच्छे कमेंट्स है, थैंक यू है, वैल्यूएबल सेशन, इंफॉर्मेटिव सेशन, नाइस प्रेजेंटेशन, और बहुत सारा धन्यवाद से सर कि सच में हम कोई भी एक डिसीज के बारे में भी सर आपसे पढ़ना चाहेंगे कि जिसमें इन्हीं गुणों का कहीं ना कहीं तारतम्य, या सर अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है, इंस्टेंट कोई आप एक केस थोड़ा सा बताए तो अच्छा रहेगा सर। जी
ऐसे खास करके सबसे पहले यही होता है कि आयुर्वेद में जो है पहला पेशेंट सबका अनुभव रहा होगा कि आना होता है, कब्जियत का प्रॉब्लम लेकर के लोग आते हैं। और देखने की और मजे की बात भी ये है कि उसके लिए मेडिसिन भी बहुत है, और बहुत बार जो है अच्छी मेडिसिन काम भी कर लेती है, बहुत बार नहीं करती है। तो ये जो है यदृच्छा है। मैं यदृच्छा इसलिए कहूंगा कि शुरुआत में तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि कौन सी मेडिसिन देनी है, क्योंकि जैसे सभी अपनी संहिता में है कि एक व्याधि के लिए 50 या 100 औषधि है, तो उसका सिलेक्शन किस प्रकार से करना है वो खास उपयोगी है। और वो आना में एक मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे ये अभी जो हमने प्रेजेंटेशन किया उसी के माध्यम से देखे तो जो कफ प्रकृति वाले हैं वो जनरली प्रोन होते हैं आमाजीर्ण के लिए। और आमाजीर्ण के लिए प्रोन है, इसलिए वहां जो औषधि हमें अनाह के लिए देनी है वो नेचुरली जो है वो कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रुक्ष ये सब गुण वाली ही देनी पड़ेगी। तो वहां हमें वैश्वानर चूर्ण दे या हरितकी शुंठी का कॉम्बिनेशन दे या फिर ऐसे ही कोई दे, तब जाकर के जो है वो ज्यादा काम आएगी। और वहां अगर हम मधुर रस वाली जैसे स्वादिष्ट विरेचन दे तो काम नहीं आएगी, क्योंकि वहां वैसे भी आम के कारण जो है वो अनाह बना हुआ है और पैच्छिल्य उसका मूल गुण है। तो मल में जो पैच्छिल्य है उसको तोड़ने के लिए तो कि वहां ये त्रिफला के साथ त्रिकटु मिला के दे या त्रिफला के साथ शुंठी मिला के दे या हरितकी के साथ शुंठी मिला के दे या हरितकी के साथ पिपली मूल मिला के दे या वैश्वानर चूर्ण दे। इस प्रकार से अगर हम सिलेक्शन, एक पूरी हमें लीड मिलती है कि जैसे आमाजीर्ण का हमें पेशेंट मिला, आमाजीर्ण है वो हमें अगर इसको फॉलो कर पता लगे कि हाँ कफ प्रधान प्रकृति है, कटु, उष्ण, आतप सहत्व है, सभी सहत्व है, तो इसका अर्थ यही है, तो ये द्रव्य हमें काम लगता है। सेम पित्त वालों में ये होता है कि वो प्रोन होते हैं विदग्धा जीर्ण के लिए, तो वहां जो है यही सब यानी कि हरितकी तक जो है वो उल्टा हो जाती है कि वो पित्त वालों को देनी नहीं है। तो वहां भी गुणांतर करके दे सकते हैं, जैसे हरितकी के साथ द्राक्षा मिश्री मिला के कल्याणवटक बना दिया या द्राक्षादी गुटी बना दी, तो पित्त वालों को जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है। या स्वादिष्ट विरेचन या शतपत्र आदि चूर्ण जो है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस बनती है। और उसी प्रकार से तीसरा जो है वात प्रधान प्रकृति वाले जो है जो इसमें विस्तब्धा जीर्ण रहता है, तो उसमें ये घृत युक्त जो है ये शिवाक्षार पाचन या इसी प्रकार से जो उष्ण और स्निग्ध हो ऐसे। तो ये दिखने में ये दिखता है थियोरेटिकल, लेकिन वास्तव में ये तीन प्रकार के अजीर्ण जो है ये तीनों प्रकृति में खास करके देखते हैं। और उसी प्रकार पहले ही प्रकृति वाले यानी कि आमाजीर्ण कफ वालों में हम उष्ण तीक्ष्ण, दूसरी पित्त वाले में हम जो है स्निग्ध मधुर, और तीसरी जो है विस्तब्धाजीर्ण वाले में जो है उष्ण और स्निग्ध, इस प्रकार का द्रव्य का सिलेक्शन करें तो आना का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये उसकी एक एप्लीकेबिलिटी है। और ये इसलिए मैंने आना बताया कि आना से जो है इजीली सबको समझ में आता है, क्योंकि हर रोज सुबह उठते सबसे पहले प्रॉब्लम पेशेंट में यही देखा जाता है, पेशेंट सबसे ज्यादा इसके भी मिलते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये भी उसका सबसे बड़ा एप्लीकेबल एस्पेक्ट है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सर ये लगा कि जो मैं गायनिक से हूँ, तो जो आपने एक आर्तव प्रवृत्ति के साथ 4 दिन से अधिक और ये जो कोरिलेट किया था ना, तो मैं चरक संहिता विमान स्थान में पढ़ते हुए बहुत बार सोचती थी कि स्त्री के लिए अलग विशेष सोचना चाहिए, सुकुमार है, मृदु है, ये लिख के फिर और कुछ विशेष नहीं है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी बच्चों को भी कहती हूँ कि सच में कहाँ पेरीमेनोपॉजल है, पोस्ट मेनोपॉजल है या रिप्रोडक्टिव एज में है, जब हम उसको ध्यान रखते हैं आर्तव प्रवृत्ति के माध्यम से कि योगराज गूगल दशमूल क्वाथ लिखना या नहीं लिखना, या ऐसा लिखना कि कम से कम आर्तव प्रवृत्ति की जो गति है, एक लय है, उनको खराब ना करे, अगर वो अच्छी ही है तो। उसके लिए भी एक और मुझे याद आ रहा है कि आज से लगभग 25 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तब की बात है। जी सर। एक लेडी, यंग लेडी आई एमेनोरिया की। जी। तो जैसे हम समझते हैं कि तिलादिक्वात दे दे, तिल में जो है त्रिकटु बारंगी दे करके मैंने दिया, तो उसकी कंडीशन जो है वो बद से बदतर हो गई। तो तब पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि वहां जो है वो पित्त प्रकृति की लेडी थी और वहां क्लेद का अभाव था। पित्त इतना ज्यादा था कि पित्त की उष्णता के कारण क्लेदांश का जो है अभाव हुआ था और उस कारण जो है वो एमेनोरिया था। फिर उसको जैसे पता लगा कि भाई ये इसे कारण है, और उसमें तुरंत दिखा कि मुखपाक से लेकर के सभी पित्त के और ये कटुष्ण के असत्व के लक्षण दिखे। फिर तुरंत स्ट्राइक हुई कि यहाँ जो है ऐसा अम्ल रस वाला द्रव्य देना है कि जो शीत हो। तो अमल की स्वरस या अमल की रसायन दिया, तो थोड़े ही दिन में जो है उसको जो है आत्म प्रवृत्ति शुरू हो गई, जबकि ये इनडायरेक्ट था।
क्योंकि अम्ल रस जो है आर्तो प्रवर्तक है, लेकिन अनुष्ण होना भी आवश्यक है। तो अनुष्ण अम्ल रस जो है वो अम्ल की ही रहता है। तो जैसे ही अम्ल की स्वरस दिया तो उसका एमिनोरिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये भी जो है इसी को इंडिकेट करता है कि अगर ये पहले से देखा होता कि उसका सहत्व कैसा है, पित्त प्रीडोमिनेंसी है, तो पहले से इतनी कटु नहीं देता मैं, लेकिन बाद में ये पता लगे कि हाँ इसी प्रकार से है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके से आर्तव प्रवृत्ति को देख के, और मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और ये सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पास सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के एक पेशेंट्स में पीसीओडी, और पीसीओडी में जो अपनी ट्रेडिशनल अगर योग लिखने जाए तो वहां इससे उसका सुकुमारत्व, गौर त्वचा, और जैसे गर्मी के दिनों में थी तो उसके कपड़ों पे भी पसीने के निशान देखे जा सकते थे, ऐसी महिला लड़की थी। और उसमें हमने सिर्फ ये देखा कि अच्छा इससे तो उष्ण बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, तो मैंने आंवले का मुरब्बा खिला दिया, क्योंकि उसने है ना ऐसा कुछ मुझे कहा कि मैं तो चूरन ले ही नहीं सकती। अच्छा चूरन लेना पड़ेगा, अच्छा वो काढ़ा है ना, तो हर एक चीज से उसको चिड़चिड़ थी। तो क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई लेना बड़े सुरवीरता का काम है, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि शुरुआत में एक दो बार अगर ली गई तो फिर आसानी से ली जा सकती है। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं तो आंवले का मुरब्बा तो खा लेगी, कहते हैं हाँ बिल्कुल खा लूंगी। तो वहां भी सही बात है, 26 दिन का साइकिल विथ पीसीओडी, है ना, क्योंकि एवरी टाइम ओलिगोमेनोरिया मिलना कोई अति आवश्यक नहीं है। ठीक, इकोजेनिक स्ट्रोमा तो है यूएसजी में, मगर वहां साइकिल 35 से ज्यादा का नहीं है, अल्प है, 26 डेज में है। और उसमें जैसे ही हमने आंवले का मुरब्बा दिया तो बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मेरी भी जिंदगी का वो पहला ही ऐसा केस था कि जहां मैं सोचती हूँ, यहाँ जयपुर में आने के बाद ही मिले थे वो पेशेंट। तो सच में ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वात पित्त कफ की समालोचना करके सहत्व असहत्व को जानकर प्रत्येक रोग में, चाहे मेनोपोज है, चाहे आर्थराइटिस है, चाहे अम्ल पित्त है, चाहे विबंध, जैसा आपने बिल्कुल सिंपल सी बात बताई कि विबंध या आना में भी हमें कितना डिटेल में सोचने की जरूरत है। और वरना तो इतना ज्यादा रसगुण विपाक की जो वैविध्यपूर्ण औषध जगत है ना, उनमें से कुछ को हम कभी हाथ ही नहीं लगा पाएंगे। जबकि आचार्य कह रहे हैं कि बेटा मैंने सभी कुछ न कुछ समझ के इतना वेरिएशन दिया है वहां। तो सच में डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया आपने विवरण किया, और मैं समझती हूँ कि आयुर्वेद के सभी विद्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए ये मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक बनेगा। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका पुनश्च धन्यवाद। सर एक आधे कुछ ब्लेसिंग वर्ड्स दे दीजिए, फिर हम शांति मंत्र बोलेंगे सर। जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आयुर्वेद को अगर फॉलो करना है तो मात्र आयुर्वेद में ही श्रद्धा रखें और निष्ठा रखें, क्योंकि अगर यहाँ तक हम सोच सकते हैं तो वो तभी सोच सकते हैं। जनरली होता क्या है, आज के मैंने देखा है सालों से कि एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को मिक्स करके साथ में सोचने का एक ट्रेंड बना है। तो ये साथ में सोचने का कोई बुरा नहीं है, लेकिन पहले अपने शास्त्र में बिल्कुल साउंड हो जाए, उसके बाद परतंत्र अवलोकन करे तो सही है। लेकिन यहाँ तो बहुत बार ये होता है कि अपने शास्त्र का इतना हमें अवलोकन नहीं है, या उसका जितना ज्ञान जिस प्रकार से होना चाहिए उतना नहीं है। और अगर हम दूसरे में जाते हैं तो फिर हम ऐसा होता है कि कहीं के नहीं रहते, यह होता है। तो प्रैक्टिशनर के लिए खास करके मैंने कल व्यास सर ने मुझे यही बताया कि ये प्लेटफॉर्म जो है प्रैक्टिशनर का है, इसलिए मैं तुरंत तैयार हुआ कि चलो एक अच्छा सा जो व्यू है वो सबके साथ शेयर किया जाए। तो ये मेरा खास कहने का है कि अगर हमें आयुर्वेद की चिकित्सा में सफल होना है तो हमारी थिंक प्रोसेस भी जो है प्योर आयुर्वेद बेस्ड होनी चाहिए, तभी जो है उसमें हम इजीली सफलता ले सकते हैं। थैंक यू। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए एक चैट बॉक्स में वो आया है कि सर को फिर से बुला लीजिए। तो सर एक लेक्चर और तैयार करके रखिएगा, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में जितनी भी वो आती है उन सबको फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ। तो 2-3 महीने बाद जब भी मैं आपको फोन करूंगी, अभी जब भी समय रहेगा सर, तो विषय तब अगर विषय मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो उस प्रकार से हम कर सकते हैं तैयारी। जी सर, जी सर। जी बिल्कुल सर, है ना, मैं जिसने किया है वो यहीं की स्कॉलर है, मैं उनसे एक बार पूछ लूंगी कि भाई क्या आप सर से सुनना चाहेंगे। तो जी सर बिल्कुल मोस्ट वेलकम कि हम आपको फिर से एक रोग के परिप्रेक्ष्य में पूरा 1 घंटा फिर से आयुर्वेद के रस का अलग तरीके से
है ना? जैसे रसोई में एक बहुत अच्छी डिश बनी है, ऐसा लग रहा है आज सर कि बहुत अच्छी तरह से आपने कहा है। और जामनगर की उस पवित्र भूमि की आज सर और याद आ गई कि जहाँ हमें बहुत सारे शिक्षक महोदय, शिक्षिकाएं ये कहती थी कि भाई इंटरेस्टिंग करके पढ़ाना एक टीचर का बाएं हाथ का काम होना चाहिए, कि भाई अच्छा टीचर बोले और बच्चा इंटरेस्ट से सुने नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपने सच में सर ऐसा समा बांध दिया और सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से सुना। और शायद कुछ ही लेक्चर्स में इतने सारे थैंक्स और अप्रिशिएशन आए हैं सर। तो मैक्सिमम वाली अपर रेंज में सर आपने आके आज बहुत अच्छा, और इमरजेंसी में आके तो कृतिका मैडम वाला जो एक वो रहा था, तो 2-3 घंटे की बहुत टेंशन हो गई, मगर उसके बाद परिणाम बहुत अच्छा रहा सर। बहुत बहुत इस बहाने मैं भी कृतिका का जो है वो आभार मानता हूँ, क्योंकि तभी उसके कारण ही तो ये हो पाया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ हमारे निवेदन पर आए, इमरजेंसी में भी आके आपने इतना सुंदर लेक्चर हमें मार्गदर्शन दिया। हम आपके हृदय से, अंतःकरण से बहुत बहुत आभारी है। विश्वारित परिषद की ओर से आपका पुनश्च धन्यवाद। हम सभी एक साथ में शांति मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।